हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना है नेक्स्ट टॉपिक बिंदु स्राव। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे के टॉपिक में हमने कल बात की थी कि भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में व वाष्पोत्सर्जन के महत्व के बारे में। तो अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिंदु स्राव, जिसे हम ग्यूटेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो बिंदु स्राव के अंदर क्या होता है कि आपने देखा है कि पादप के अंदर जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, मान लीजिए अपना पादप है, इसकी जड़ है, पादप के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्ती से जो पत्ती के अंदर रंध्र पाए जाते हैं उनके द्वारा क्या होती है, पत्ती के अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा किसकी हानि होती है भाई, जल की हानि होती है। किसके रूप में होती है, वाष्प के रूप में। जल की हानि वाष्पोत्सर्जन के अंदर किसके रूप में होती है, वाष्प के रूप में। मतलब पत्ती के अंदर जो जल बाहर निकलेगा रंध्रों के द्वारा, वो किसके रूप में निकलेगा अभी, वाष्प के रूप में निकलता है। यह क्रिया किस में होती है, वाष्पोत्सर्जन के अंदर होती है। और ये आपको पता है कब होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। कब होती है, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होती है। परंतु जो बिंदु स्राव जो घटना होती है वो इससे अलग प्रकार की होती है। आपने कई बार देखा होगा कि जो अपने पादप होते हैं उन पादपों के अंदर सुबह के समय, मतलब भोर के समय या थोड़ा रात्रि के समय क्या होता है, जो जल है वो बूंदों के रूप में पत्तियों पर आपको दिखाई देता है। जल है वो बूंदों के रूप में क्या दिखाई दे रहा है आपको, पत्तियों के ऊपर। जैसे मान लीजिए अपनी एक पत्ती की संरचना बनाते हैं और ये पत्ती क्या हो गई, शिराएं हो गई, ठीक है भाई। पत्ती के किनारों पर वह पत्ती की शिराओं के किनारों के ऊपर, शिरा के अंत पर या पत्ती के किनारों पर आपको जल की क्या दिखाई देती है, बूंदे दिखाई देती है। अब आपको सोचते होंगे भी जल के अंदर ये बूंद किस प्रकार से आई होगी। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप सुबह उठकर जब गार्डन वगैरह में या पार्क वगैरह में घूमने जाते हो तो उसके अंदर आपने देखा हो जब आप घास पर चलते हो तो घास आपको क्या दिखाई देती है, गीली दिखाई देती है थोड़ी। जब आप पग पैर से उसके ऊपर चलते हो नंगे पैर, तो जो पैर होते हैं उसके ऊपर आपके क्या लगती है, पानी लगता है। आप सोचते होंगे वो पानी कहाँ से आता है, तो उसके अंदर क्या घटना होती है, वो होती है बिंदु स्राव की घटना। बिंदु स्राव को अगर हम देखें कि बिंदु स्राव की परिभाषा, बिंदु स्राव होता क्या है, तो पत्तियों के उपांत भाग से, पत्तियों के उपांत से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव, पत्तियों के उपांत से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्राव, बूंदों के रूप में स्राव क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। मतलब पत्तियों की उपांत भागों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में क्या होना, स्रावित होना, क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। और बिंदु स्राव की जो घटना है वो आपको सुबह के समय देखने को मिलती है। जैसे आलू, अरबी, एग्जाम्पल के तौर पर आलू, अरबी, घास, ब्रायोफिल्म आदि, ये जो पादप होती हैं इनके अंदर आप सुबह के समय अगर देखोगे तो इनकी जो पत्ती होती है उनके किनारों के ऊपर या पत्ती के किनारों पर या जो शिराएं होती है उनके किनारों के ऊपर क्या दिखाई देता है आपको, जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देता है। जल छोटी छोटी क्या दिखाई देगा, बूंदों के रूप में। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, बिंदु स्राव कहते हैं। अब बिंदु स्राव की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, तो जो पादप की जो पत्तियां होती है उनकी शिराओं के अंत के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों को हम कहते हैं जल रंध्र। जैसे अगर हम इसकी संरचना देखें तो आप साथ साथ में इसका डायग्राम देखिए। जो पर्ण होती है उस पर्ण की शिराओं के ऊपर, शिराओं के अंत में, या कह दीजिए जैसे मान लीजिए अपनी पत्ती है, इस पत्ती की शिराओं के अंत में क्या होता है, ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए शिराएं यहाँ पर जाती है तो इन शिराओं के अंत पर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं।
और इन छिद्रों से जल का क्या होता है, बूंद के रूप में स्राव होता है। इसी की हम क्या बना रहे हैं, इसके अंदर संरचना बना रहे हैं। तो ऊपर की तरफ अपना ये आ जाता है जल छिद्र। इसके नीचे क्या होते हैं, छोटे छोटे खम्भुतक स्थित होते हैं, मृदुतक स्थित होते हैं। और इन मृदुतकों के अंदर क्या होता है, अवकाश स्थित होते हैं। बीच में क्या होता है, अवकाश स्थित होता है इनके बीच में। देखिए साइड में होते हैं अपने खम्भुतक, साइड के अंदर क्या होंगे भाई, खम्भुतक उपस्थित होंगे। और नीचे ये जो मृदुतक होते हैं ये वाहिकाओं से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं भाई, वाहिकाओं के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना में सबसे जो ऊपर का भाग है वो अपना क्या कहलाता है, जलरंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है, जलरंध्र कहलाता है। और जलरंध्र के नीचे क्या होती है, रंध्र गुहा स्थित होती है। और इसके नीचे एपिथेम उत्तक स्थित होते हैं। इसके नीचे क्या होती है, रंध्र गुहा। इसको अगर आप ऐसे बनाना चाहे तो बना सकते हैं। यहाँ पर होती है अपनी रंध्र गुहा, ठीक है भाई। रंध्र गुहा के नीचे अपने आते हैं यहाँ पर मृदुतक। यहाँ पर क्या आते हैं, मृदुतक। और ये जो मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है इसे हम क्या कहते हैं, एपिथेम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एपिथेम कहते हैं। और ये साइडों में अपने क्या हो गए, खम्भुतक हो गए। साइडों में क्या हो गए, खम्भुतक। नीचे जो एपिथेम होता है, एपिथेम नीचे से वाहिकाओं के द्वारा जुड़ा रहता है। किनके द्वारा जुड़ा रहता है, जाइलम की वाहिका के द्वारा जुड़ा रहता है, वाहिकाएं, ठीक है भाई। वाहिकाओं के द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा होता है। और ये अपना जलरंध्र है। जलरंध्र के नीचे की तरफ क्या स्थित है, रंध्र गुहा। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, इसमें निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं, निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं। देखिए भाई इसके अंदर होता क्या है कि आपने देखा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा होती है। और रंध्र की संरचना देखी हमने, तो रंध्र की संरचना के अंदर जो रंध्र छिद्र होता है अपना, उसको घेरे हुए दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते थे, द्वार कोशिकाएं। और ये द्वार कोशिकाएं क्या थी, सक्रिय थी। मतलब ये क्या करती थी, रंध्र को बंद भी करती थी और रंध्र को खोलती भी थी। परंतु जो जलरंध्र होता है अपना, जलरंध्र की जो द्वार कोशिकाएं होती है उसकी जो द्वार कोशिकाएं या इसको जो घेरे हुए जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, निष्क्रिय होती है। मतलब इनके अंदर रंध्र की गति नहीं होती। मतलब न ही इसके अंदर जलरंध्र बंद होता है, न ही जलरंध्र खुलता है। तो इससे हमने को क्या पता चलता है कि जो जलरंध्र होता है वो सदैव क्या होते हैं, खुले रहते हैं। ये क्या होते हैं, सदैव खुले रहते हैं। और सदैव खुले रहते हैं तो इनके अंदर कौन सी क्रिया होती है, बिंदु स्राव की क्रिया आपको रोज सुबह पादप के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर होता क्या है बिंदु स्राव की क्रिया के अंदर, कि जलरंध्र है, या इसे हम क्या दीजिए, जल छिद्र। इसे हम क्या कहेंगे, जल छिद्र कहेंगे। और जल छिद्र के नीचे की तरफ जब जड़ जो अपनी होती है, जैसे मान लीजिए पादप है अपना, ये पादप है। पादप के द्वारा आपको पता है जल अवशोषण की क्रिया विधि की जाती है। जल अवशोषण की क्रिया विधि के अंदर आपने देखा कि भी इसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, मूल दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, मूल दाब उत्पन्न होता है। एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है जिससे जो जल होता है वो प्रेशर के साथ कहाँ पर चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तने के किस में चढ़ता है, जाइलम के वाहिकाओं में चढ़ता है। और ये जल होता हुआ पत्ती की शिराओं के अंदर जो वाहिकाएं होती है जाइलम की, पत्ती की जो शिराएं होती है उनके अंदर क्या पाई जाती हैं, जाइलम तक। और उन जाइलम की वाहिकाओं तक क्या पहुंच जाता है, अपना जल पहुंच जाता है। और जल जब वाहिकाओं में पहुंचता है तो ये जो जल होता है वाहिकाओं से होते हुए कहाँ तक जाता है, एपिथेम तक जाता है। कौन से ऊतक तक जाता है, एपिथेम तक। और एपिथेम के अंदर क्या पाए जाते हैं, अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एपिथेम का जो ऊतक अपना है इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, अंतराकोशिक अवकाश।
तो ये जो अंतराकोशिक अवकाश है, यहाँ से जल होते हुए वो कहाँ पर पहुँचता है, रंध्र गुहा के अंदर पहुँचता है। आप इसको जल रंध्र कह दीजिए, जल रंध्र के अंदर जो छिद्र पाया जाता है उसे हम जल छिद्र कहते हैं, या जल छिद्र कह दीजिए, एक ही बात है। तो जल छिद्र है, उस जल छिद्र या रंध्र की क्या चला जाता है, गुहा के अंदर चला जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एकत्र होने लग सकता है, और धीरे धीरे जल छिद्र के द्वारा ये क्या होने लगता है, बाहर की ओर बूंद बूंद के रूप में स्रावित होता है। बाहर की ओर किसके रूप में स्रावित होता है, बूंद बूंद के रूप में। ठीक है भाई, इस घटना को हम क्या कहते हैं, बूंद स्राव या बिंदु स्राव कहते हैं। बाद में आप यहाँ पर देखिए, इसके अंदर ये अपनी थी बिंदु स्राव की घटना। अब अपना नेक्स्ट देखते हैं रस स्राव। बिंदु स्राव आपको समझ में आ गया होगा कि भी जल का पत्तियों के उपांतों से किसके रूप में निकलना, छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। ये घटना किसमें होती है, आलू, अरवी, घास, ब्रायोफिल्म आदि के अंदर ये घटनाएं होती है। जल जो छिद्र होता है इसे हम हाइड्रोथोड भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जल छिद्र की या हाइड्रोथोड को जो घेरने वाली जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, निष्क्रिय होती है, मतलब ये हमेशा क्या रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। परंतु अगर आपको पूछ ले कि जो रंध्र होते हैं उनकी जो द्वार कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, सक्रिय होती है, मतलब वो रंध्रों को खोलने व बंद करने का क्या करती है, कार्य करती है। बिंदु स्राव के अंदर दिन के समय क्या होता है, जब वाष्पोत्सर्जन की घटना नहीं होती है, ये क्रिया कब होती है, जब वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो सुबह के समय होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर। तो सुबह क्या होता है, मूल दाब होता है जल के अंदर, पादप के अंदर जो जल होता है उसके अंदर जाइलम की वाहिकाओं के अंदर जो मूल दाब होता है वो बढ़ जाता है, और मूल दाब बढ़ने के कारण जो जल होता है वो पत्तियों की शिराओं की कहाँ पर आ जाता है, वाहिकाओं के अंदर आ जाता है, और वहाँ से एपिथेम उत्तक से होते हुए रंध्र गुहा में आता है। रंध्र गुहा से फिर बूंद बूंद के रूप में जल छिद्रों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो जल यहाँ पर बूंद बूंद के रूप में निकलता है वो जल कभी भी शुद्ध नहीं होता है। वो जल क्या नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध नहीं होता का मतलब है कि जो जड़ के द्वारा हमने बात की थी कि जड़ के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है उस जल के अंदर क्या मिले रहते हैं भाई, खनिज लवण मिले रहते हैं। क्या मिले रहते हैं, खनिज लवण। और तो बिंदु स्राव के अंदर क्या होता है, इन खनिज लवणों का भी इस बूंद बूंद के रूप में जो जल निष्कासित हो रहा है इसके अंदर क्या होता है, इसका निष्कासन होता है। मतलब हमेशा जो जल है वो शुद्ध रूप में न होकर किसके रूप में होता है, विलयन के रूप में होता है। तो बिंदु स्राव के अंदर जल जो बाहर निकलता है वो शुद्ध नहीं होता। तो ये अपना था बिंदु स्राव। नेक्स्ट अपना एक टॉपिक लास्ट बचा है इस चैप्टर के अंदर, वो है अपना रस स्राव, कि भी रस स्राव क्या होता है। मैं देखते हैं रस स्राव। नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे रस स्राव। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है रस स्राव। रस स्राव, ठीक है भाई। रस स्राव को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लीडिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, पादप के जो कटे हुए या क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उसका रस का, उससे रस का मतलब पादप के क्षतिग्रस्त भाग या कटे हुए भाग से रस का क्या होना, स्राव होना। रस का स्राव होना क्या कहलाता है, रस स्राव कहलाता है। आपने देखा है कि भाई जो पादप का जो जाइलम होता है उस जाइलम के अंदर क्या होता है, एक धनात्मक बल होता है जिससे हम मूल दाब कहते हैं, ये उत्पन्न होता है। इस धनात्मक बल के कारण जो जल है वो पादप के अंदर क्या चढ़ता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो हम क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए पादप को अगर आप बीच में से काट देते हो, यहाँ से अगर मान लीजिए काटते हो या क्षतिग्रस्त करते हो, तो यहाँ पर जो जाइलम भाग होता है इसका, वहाँ से क्या होता है, जो जल होता है, जल या रस होता है उसका क्या होता है, स्राव होना शुरू हो जाता है कटे हुए भाग से। तो वो जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, अपनी रस स्राव कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने जो लेटेक्स पादप देखे हैं, आपने कौन से पादप देखे हैं, लेटेक्स पादप। लेटेक्स पादपों के अंदर क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए धतूरे का पादप लेते हैं या आक का पादप लेते हैं, आक या धतूरा,
इसके अंदर आपने देखा होगा कि आप कई बार तने को काट देते हो, बीच में से तोड़ देते हो, ठीक है, या फिर पत्ती को तोड़ते हो, तो उस टूटे हुए भाग से एक सफ़ेद रंग का द्रव स्रावित होता है। एक सफ़ेद रंग का क्या होता है अपना द्रव स्रावित होता है, और इस द्रव को ही हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं या रस स्राव कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो घटना है पादप के क्षतिग्रस्त भागों से रस का बाहर आना क्या कहलाता है, अपना रस स्राव कहलाता है। और जाइलम वाहिकाओं के कटने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर रस स्राव की क्या होती है, घटना होती है। रबर के जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर ये घटना अधिकतर आपको देखने को मिलती है, मतलब जिनसे आपको क्या प्राप्त होता है, लेटेक्स प्राप्त होता है, जैसे आक और धतूरा। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक रस स्राव, और यहाँ पर जो अपना 7वां चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो 9 नंबर चैप्टर शुरू करेंगे। एक बार 8 चैप्टर को बीच में ड्रॉप करेंगे, तो 9वें चैप्टर की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरुआत करेंगे, जो होगा अपना एंजाइम के बारे में, कि भाई एंजाइम क्या होते हैं। तो 2 चैप्टर आपके और बचे इस यूनिट के अंदर, बाद में आपकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको जो नोट्स है वो दे दिए जाएंगे, साथ साथ में आप इसके नोट्स भी तैयार करते रहिए। थैंक यू।